नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का जीएस का थर्ड पेपर। ठीक है जी। तो अब तक हम लोग निबंध वाला पेपर, जीएस का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर देख चुके हैं और ये है थर्ड पेपर। तो इसकी भी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और जो जीएस थर्ड पेपर का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। और जो जीएस का थर्ड पेपर है इसमें मेनली जो सब्जेक्ट हैं वो 5 हैं। ठीक है, 5 टॉपिक हैं, उन्हीं से ही पूछा जाता है और पूरा पेपर सिलेबस से ही है। तो 5 टॉपिक जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इन्हीं से ही पूरा पेपर है और जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की होगी उसी में आपको आंसर लिखने होते हैं। 3 घंटे का पेपर ये भी होता है। जीएस के जो सारे ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और 250 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है, तो जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों ही पेपर जो होते हैं इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको 150 शब्दों में लिखना होता है और ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये बात बार बार इसलिए बताते हैं ताकि जो नए लोग हैं उनको याद रहे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, कन्फ्यूज रहते हैं कि 2 घंटे का पेपर होता है कि 3 घंटे का होता है। तो ये चीज़ बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि याद रहे आपको। और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो होते हैं क्वेश्चन उनको 250 शब्दों में लिखना होता है और ये 15-15 मार्क्स के होते हैं। हालांकि 3-4 साल पहले तो ऐसा था कि 12.5 नंबर के होते थे, लेकिन वो पैटर्न चेंज हो गया बाद में। ठीक है, तो अब ऐसे पूछा जाता है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है समावेशी समृद्धि। देखो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो पहला क्वेश्चन है समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतर पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी, हिंदी भैया बहुत कठिन है, साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इशूज ऑन इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूछा गया है। इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इशूज जो हैं किससे रिलेटेड, इक्विटी से। ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ से पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 150 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन जो है संभाव्य, अब ये सघऊ क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होती है, किसी भी कंट्री के अंदर वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वही उस देश की जीडीपी होती है। ठीक है, ये मोटी मोटी डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं बस। लेकिन यहाँ पूछा गया संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी, उसको डिफाइन करना है, को परिभाषित कीजिए तथा उसके जो फैक्टर्स हैं उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद को साकार करने से रोकते रहे हैं। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको लिख सकते थे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी आसानी से लिख सकते हो, जैसा स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन है लगभग ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कोई टफ नहीं है उतना ज़्यादा। सेकंड पेपर इसके मुकाबले थोड़ा सा टफ था, जो जीएस का सेकंड पेपर था। तो इसमें पूछा गया कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन यानी मार्केटिंग में मुख्य बाधाएं क्या हैं। भैया बहुत सारी बाधाएं हैं परिवहन को लेकर, मतलब फसल जो है खेत में पड़ी रहती है और मार्केट बाजार तक नहीं पहुंच पाती है उचित मूल्य की वजह से, या फिर उनको लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है देश में खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या हैं। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, चूंकि सिलेबस से रिलेटेड है तो पूछा ही जा सकता है, दोबारा फिर से रिपीट हो सकते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके चैलेंजेस बताने हैं। और अगला क्वेश्चन है इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विज्ञान हमारे जीवन में
गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किसी ने की है तो अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो आप। बहुत काफ़ी तरीक़ों से विज्ञान हमारे जीवन में गुथा हुआ है। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे आप अब जैसे यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में भी पूछा गया है, तो आज जितनी जो खेती वगैरह होती है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे जो यंत्र हैं, उनकी वजह से अच्छी किस्म की खेती हो पा रही है उनकी बदौलत। तो लिख सकते हो आप ये भी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना। ये करंट अफेयर्स में था लास्ट ईयर, काफ़ी रहा है न्यूज़ में पिछले कई वर्षों से। ठीक है, और ये कोई करंट का टॉपिक नहीं है, काफ़ी पुराना है, मतलब संयुक्त राष्ट्र के उससे संबंधित है। पर्यावरण प्रभाव आकलन सूचना अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूद जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 से कैसे भिन्न है, उससे कैसे अलग है। ठीक है, तो उससे संबंधित पूछ लिया गया, करंट अफेयर से ही, एडिटोरियल वगैरह में काफ़ी कुछ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो ये करंट अफेयर से पूछ लिया गया है। जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किसके हेतु? जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध। तो साइबर सिक्योरिटी क्योंकि सिलेबस में है ही। ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी से पूछा गया है। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को। प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। ठीक है, तो हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उग्रवादी जो हैं उनको वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये करने से कैसे रोका, मतलब इस काम को कैसे रोका जा सकता है, उसके उपाय आपको बताने हैं और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। तो भैया आप उनको रोजगार दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, तो ये सब बंद हो जाएगा, कम होंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम आप लिख सकते हो पॉइंट इसके बारे में। अगला है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये है 15 नंबर का, 250 शब्दों में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है जीएसटी पर। ठीक है, जीएसटी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब हर साल पूछे जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित और नए संघीय तनाव को उत्पन्न किया है। ठीक है, तो ये जीएसटी से रिलेट करके पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हालांकि इस पर डिबेट काफ़ी न्यूज़ पेपर वगैरह में रही है, आपने देखा होगा, तो उसी से पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? ठीक है, कौन सा? धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो सबसे पहले उत्तरदायी है। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बनी हुई है? तो दूसरी फसलें हैं उनको उतना वो इसके चक्कर में नहीं, मतलब लोग बो रहे हैं, या उन कहीं 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 बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको बो रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जिनको आप लिख सकते हो, और उनका एमएसपी से रिलेटेड इशूज़ इसमें आप लिख सकते हो, उससे रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद है 15th क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। अभूतपूर्व यानी इससे पहले ऐसी नहीं तबाही हुई है, मतलब अभूतपूर्व। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। किसका? टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का।
इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए। तो करंट अफेयर से पूछा गया है, लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रयुक्त पहल क्या है। ठीक है, सोलर अलायंस तो है ही। ठीक है, तो ये पूछ लिया गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो ये करंट अफेयर से पूछ लिया गया है। इसके बाद है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। सिलेबस में है तो सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन यानी नए उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। उपागम की हिंदी होती है अप्रोच। ठीक है, उपागम की इंग्लिश होती है अप्रोच। कुछ ऐसे शब्द होते हैं मतलब जिनकी इंग्लिश आपको लिख लेनी चाहिए ताकि हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगला है, भारत के पूर्वी भाग में, कहाँ, भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या क्या हैं। प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी उससे संबंधित पूछा, पिछली बार पूछा गया था। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है जी, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये है क्वेश्चन पेपर और इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में GS 4th पेपर के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।